यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 4 दी हुई है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर 14 है। तो वीडियो को रोककर आप कोशिश करें सोल्व करने की, और जो मेरे भाई दोस्त तुक्का लगाने वाले हैं वो भी तुक्का सही हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके बताएं। तब तक हम कुछ काम की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखना, पटवारी की जो फॉर्म अभी आप फिल कर रहे हो, पटवारी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है ये इंडिविजुअल अकेले पटवारी के लिए नहीं है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार समूह 2 उप समूह 4 इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्टें जो दी हुई है, इन्हीं के साथ में आपके पटवारी की भर्ती भी करवाई जा रही है। 2017 में जो पटवारी के फॉर्म भराए थे तो पटवारी के लिए स्पेशल अलग से एग्जाम ली गई थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। इस बार पटवारी को समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत इस सब के साथ एक कंबाइंड एग्जाम ली जाएगी। और ये जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, हमारा वीडियो का मेन मकसद यही है कि इस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा आप इसको फॉलो कर सकते हो। 2017 के जो आपका ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की भर्ती निकली थी, समूह 2 उप समूह 4, सेम इसके अंतर्गत भी बहुत सारी पोस्टों के लिए आपकी पेपर करवाए गए थे, जो पेपर आज इस बार हो रहे हैं 2023 में। वैसी प्रक्रिया 2017 में भी रही थी, कॉमन प्रक्रिया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप इस वाले पेपर को फॉलो करके इस बार की जो पटवारी की भर्ती होने वाली है उसका पैटर्न पता करें। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर पेपर व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट से, व्यापम जो कि अपना नाम अब बदल चुका है, बार बार नाम बदले जा रहे हैं, तो अब यह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का जो जितना भी सारा डेटा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वीडियो इसका, ऑफिशियल पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 4 दिया हुआ था और आपको इसकी स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड करना थी। तो ऐसे प्रश्न में आपको दोनों तरफ क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो हमने यहाँ पर जो इस साइड में दिया हुआ इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ देखना, a की जगह साइन है और b की जगह क्या है, कोसेक है। तो यहाँ पर यदि हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, बराबर इधर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। जैसा कि आप सबको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर कितना होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। यानी जहां पर भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं उसकी जगह 1 कोसेक थीटा भी लिखा जा सकता है। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पर आपकी मर्जी हो जिसको आप रिप्लेस कर दे, तो यहां से आपको मिलेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 की जगह 2। और देखो यदि यहाँ पर साइन की जगह 1 कोसेक लिखेंगे तो भी ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और इस कोसेक की जगह 1 साइन लिखेंगे तो भी दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये दोनों कटने के बाद बराबर कितना बचेगा, 16। तो ये जो 16 है इसमें से 2 माइनस होगा क्योंकि प्लस का 2 उधर जाके माइनस होने वाला है। तो फाइनली आपके इस वाले का आंसर जो आएगा वो 16 में से 2 माइनस करने के बाद आंसर कितना मिलने वाला है आपको, 14। तो इसी प्रकार आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 14। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यह आपके इस टॉपिक का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को व्यापम के द्वारा पहले कैंसिल किया गया था। अब ये कैंसिल क्यों किया है हमें नहीं पता, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको एक बहुपद दे रखा था 2x³ माइनस 6x² प्लस x प्लस 6। ये जो क्या है, इस बहुपद के 3 शून्य के शून्य या मूल भी बोल सकते हो आप, a माइनस बी और a प्लस बी है। तो आपको a और b की वैल्यू निकालना है क्या होने वाली। चलिए थोड़ी सी यहाँ नॉर्मल बात कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर आपने एक फॉर्मेट देखा होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है आपका त्रिघात समीकरण का फॉर्मेट। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो इसके 3 हम मान लेते हैं कि 3 मूल क्या है, अल्फा है, बीटा है और एक और हम मान लेते हैं गामा है, या फिर जो भी आप लिखो इसको, अल्फा बीटा और गामा। यदि हमने यहाँ पर इसके 3 मूल मान लिए हैं तो आप सबको पता है कि यदि हम समीकरण के जो भी मूल होते हैं उनको यदि हम जोड़ते हैं, आपने द्विघात समीकरण में तो देखा होगा ax² प्लस bx प्लस c, इसके यदि अल्फा प्लस बीटा किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है c/a। वही चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस b/a। सेम यहाँ पर यदि हम इसके मूलों का गुणा करें तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस बीटा इंटू गामा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू गामा हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, c/a। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसके तीनों मूलों का आपस में गुणा करें, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आएगा, तो वो आएगा आपका माइनस d/a।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट आप याद रखना, इन चीज़ों की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। देखो यहाँ पर याद रखने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ए होता है पहली बार, पहले वाला हमेशा प्लस रहेगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, तीसरा वाला हमेशा प्लस रहेगा, चौथा वाला हमेशा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस बी अपॉन ए आया, बटे में सबके ए ही रहेगा। तो ये वाला जो था माइनस के साथ आया, ये वाला प्लस के साथ आ गया, ये वाला फिर माइनस के साथ आ गया नीचे, तो प्लस माइनस चलता रहता है। अब इस चीज़ की जरूरत आपको यहाँ पर इस प्रश्न में पड़ने वाली है, तो इसको हम द्विघात समीकरण को तो हटा देते हैं, ये तो कोई काम की नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो यदि हम यहाँ को हटा करके इस वाले प्रश्न में इसको अप्लाई करते हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि इसके 3 शून्यक या 3 मूल जो है हमारे पास, एक तो ए है, एक ए माइनस बी है, और तीसरा वाला ए प्लस बी है। यदि मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बराबर मान लेते कि ए है, कोमा यदि हम मान लें यहाँ पर कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए माइनस बी, और यहाँ पर गामा यानी तीसरा जो मूल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी ए प्लस सी। यहाँ पर हमने तीनों मूलों को मान लिया है। यदि आप तीनों मूलों को मान लेते हो तो उसके बाद आपको निकालना क्या है, बहुपद में ए और बी की वैल्यू निकालनी है कि ए और बी होने क्या वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ से ये जो पहला वाला टर्म लिखा हुआ है, इसमें आप यदि तीनों मूलों को यदि आपस में जोड़ते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का यदि सम किया जाता है तो माइनस बी अपॉन ए आता है। हम भी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू था ए, प्लस बीटा का मान कितना था, तो वो था ए माइनस बी, तो यहाँ रख देंगे हम ए माइनस बी, प्लस गामा की वैल्यू कितनी थी, तो वो थी आपकी ए प्लस बी, तो यहाँ पर हमने रख दिया ए प्लस बी बराबर। अब यहाँ पर देखना इसका फॉर्मेट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी यही है। तो ए की जगह आप 2 रख सकते हो, बी की जगह आप -6 रख सकते हो, और सी की जगह आप कितना रख सकते हो, 1 रख सकते हो, और डी की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट तो ये रहने वाला है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस की जगह तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। और b की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है, माइनस का 6, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 6, और बटे में कितना चल रहा है a, और a का मान कितना है वहाँ पर 2 है। माइनस और माइनस गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, और यदि हम यहाँ पर 6 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 2 का आधा मतलब 6 का आधा 3 हो चुका है। यहाँ इस वाले को देखना, यहाँ से हो जाएगा आपका a ये है, a ये है, और a ये है, तो कितना आ जाएगा 3a, ये प्लस का भी है और ये माइनस का भी है, खत्म हो जाएगा। तो 3a की वैल्यू कितनी मिली आपको, केवल 3। इसका मतलब a बराबर कितना है आपके पास, 1 है। यदि आपको a की वैल्यू 1 मिल चुकी है, यदि आपको a की वैल्यू 1 मिल चुकी है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास इन दोनों में 1 है। तो हमें चेक करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसकी जरूरत अब नहीं रही है, यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा वाला ले लेते हैं, क्योंकि तीसरे वाले में हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दूसरे से भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए हम थर्ड वाला ले लेते हैं। थर्ड वाला टर्म क्या बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ था अल्फा और बीटा और गामा यदि तीनों का गुणा करें तो माइनस डी अपॉन ए होना चाहिए। तो जैसे आपने यहाँ पर इसको इस वाले में मान रखा था ना, वैसे ही यहाँ पर भी रख दो, अल्फा बीटा और गामा बराबर कितना होता है, तो माइनस डी अपॉन ए। ऊपर लिख देते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, तो माइनस का डी अपॉन ए होता है। ठीक है, अल्फा की जगह कितना रख सकते हैं हम, ए रख सकते हैं। बीटा की जगह हम कितना रख सकते हैं, ए माइनस बी। और गामा की जगह कितना रख सकते हैं हम, ए प्लस बी। बराबर कितना आ जाएगा, तो माइनस की जगह माइनस। और डी की वैल्यू आप यहाँ पर देखो, डी बराबर कितना है, तो डी बराबर केवल 6 है, तो डी की जगह हम माइनस का 6 हो जाएगा। और ए का मान तो आपको पता है कि ए की वैल्यू 2 थी, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पर कटने के बाद कितना बचा हुआ है, माइनस का 3। और जैसे कि आपने यहाँ पर ए का मान निकाल लिया है, तो हम बार बार ए को लेके नहीं चलेंगे, मान रख दो इसकी जगह। तो ए की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 माइनस कितना आएगा, अब बी की वैल्यू तो निकालना है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी बराबर कितना चल रहा है, केवल माइनस का 3। इस एक को साथ साथ लेके कोई मतलब नहीं लेने से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार तो माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो ये एक फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो होता है माइनस का 3। ठीक है, अब ये तो एक ही है, इधर जाएगा जुड़ेगा, तो ये माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना है, तो बी स्क्वायर बराबर 4 है। तो इसके हिसाब से हम बी बराबर कितना लिख सकते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। और ऐसा आपको ऑप्शन में केवल और केवल कहाँ दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो रूट लगा हुआ है। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए जो करेक्ट आंसर है वो 1 प्लस माइनस 2। हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। ये बहुत आसान दे दिया है यहाँ पर।
यदि आपको इन पांचों नंबर का माध्य, समांतर माध्य और मीन जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है, औसत ही होता है, औसत या एवरेज ही होता है। तो आपका एवरेज दिया हुआ है कितना, 10 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, औसत जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला बहुत आसानी से आपको पता होगा, क्योंकि औसत के लिए आप क्या करते हो, ऊपर तो सबका योग कर देते हो और बटे में कितने नंबरों का आपने जोड़ा है उनकी संख्या लिख देते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है अर्थमेटिक की, वो आपको पता होगी। तो यहाँ देखना इन सबका यदि माध्य यानी औसत यदि 10 है तो इनका योग कितना आ जाएगा, 50। तो 50 योग जो आने वाला है वो किन का आने वाला है, तो 8 को जोड़ा है, 4 को जोड़ा है, 15 को जोड़ा है, x को जोड़ा है और 11 को जोड़ा है। इन सबको जोड़ने के बाद आपको 50 मिलने वाला है। तो बस x की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम हो गया। अब तो आप निकाल लेना, इन सबको जोड़ करके उधर ले जाना, तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, 12। चेक कर लो चाहो तो, यहाँ पर 12 रख देंगे तो ये सब सम बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50। यूनिट प्लेस चेक कर लिया करो, 8 और 4 12, 12 में 2 आ रहा है, 2 और 5 7, 7 और 1 8, तो यूनिट प्लेस कितना मिलने वाला है आपको, 2। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस के हिसाब से डायरेक्ट बिना जोड़े भी आप 12 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ब्लर है, मैं यहाँ एक बार और इसको रिपीट लिख देता हूँ। क्या था इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में था x की पावर हो जाएगी आपकी a प्लस बी, और इस पूरे की पावर लगी हुई थी 4, और दूसरा वाला ब्रैकेट जो लगा हुआ था उसमें x की पावर थी b प्लस सी, पूरे की पावर थी 4। तीसरा ब्रैकेट था x की पावर थी c प्लस a और पूरे की पावर थी 4, और पूरे के बटे में लिखा हुआ है x की पावर a डॉट x की पावर b डॉट x की पावर c, और इस पूरे की पावर कितनी लगी हुई है, 4। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो x की पावर जब भी m होती है और बाहर यदि n होती है तो इसका मान होता है x की पावर m डॉट n, मतलब बाहर कितने भी ब्रैकेट लगे हुए हो उनमें जो भी घातांक लगे हुए हैं उन सबके क्या कर देते हैं, हम आपस में गुणा कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो सेम कंडीशन, बस इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इस 4 का गुणा अंदर करेंगे, इसका 4 का गुणा भी अंदर करेंगे, इस 4 का गुणा भी अंदर करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 का गुणा a में भी हो रहा है और b में भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 4b इंटू इस x में कितना आ जाएगा, तो 4b प्लस 4c इंटू इसमें कितना आ जाएगा, तो 4c प्लस 4a, और बटे में पूरे बटे में कितना आएगा, तो ये 4 भी अंदर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x की पावर 4a इंटू x की पावर 4b इंटू x की पावर 4c। देखिए जब भी आधार बराबर होते हैं यानी बेस जो है इक्वल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप x की पावर m इंटू एक्स की पावर n होती है तो x की पावर क्या लिखते थे, m प्लस n, यानी आधार यदि बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते थे। यहाँ पर देखना x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हर जगह बटे में आपको x दिख रहा है, इसका मतलब आधार जो है वो बराबर है। ऐसी स्थिति में हम घातांकों को जोड़ेंगे, तो पहले हम अंश की घातांक को जोड़ लेते हैं। यहाँ देखना 4a है, यहाँ पर एक और 4a है, 4b है, यहाँ पर भी 4b है, 4c है, यहाँ पर भी 4c है। तो ये सारे नंबर यदि आपस में जुड़ेंगे तो 4a और 4a कितना हो जाएगा, 8a प्लस 8b प्लस 8c, बटे में यहाँ पर हम x की पावर, ये सब जुड़ने के बाद कितना आ जाएगा, सब जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखना यदि x की पावर m बटे x की पावर n होती है तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, x की पावर m माइनस n। ये बेसिक चीज़ें हैं, अब सारा इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट है। यदि आप चाहो तो इनको साइड में नोट कर लेना, इन चीज़ों की जरूरत इन प्रश्न में पड़ने वाली है, ये इन कंसेप्ट की जरूरत से हम यहाँ पर, इनकी मदद से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखना यहाँ पर यदि बेस बराबर है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि बेस बराबर मिल चुका है तो हम यहाँ पर घातों को घटाएंगे। दोनों जगह x था इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, यानी इस वाले नंबर में से हम इस वाले नंबर को घटा रहे हैं। तो देखना यहाँ पर 8a में से 4a जाएगा, 8b में से 4b जाएगा, 8c में से 4c जाएगा, तो कुल मिलाकर के बचेगा क्या हमारे पास, तो वो बचेगा आपका 4a प्लस 4b प्लस 4c। और यहाँ पर आप चाहो तो इस x और ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, हर जगह से 4 कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या, केवल a प्लस b प्लस c। तो यही आपका आंसर है, x की पावर 4 इंटू a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट आंसर है। वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा या कम लगे तो आप अपने 3 डॉट पर जाकर के सेट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ यह भी बहुत आसान सा प्रश्न दे दिया गया है। फिर कुछ प्रश्न आसान है और कुछ प्रश्न का लेवल अधिकारी लेवल पर दिया हुआ है, क्योंकि जो है वो पोस्टें बड़ी थी। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक घन जो था, एक क्यूब दिया हुआ है,
इस घन की एक सतह, देखना घन की सभी सतह यानी सारी सरफेस जो होती है वो बराबर होती है। एक सरफेस की वैल्यू या इसका एरिया आपको दे रखा है कितना 64, इसका मतलब सभी का एरिया कितना आ जाएगा 64। और घन की जो एक सरफेस होती है वो एक स्क्वायर जैसी होती है, वर्ग जैसी, और आपको पता है कि इसकी एक सरफेस का एरिया बराबर ए स्क्वायर बराबर होता है। तो यदि ए का मान कितना आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो इसकी पर साइड जो होती है, प्रत्येक साइड जो है वो कितनी मिल जाएगी आपको, 8 मिल जाएगी। यदि इसकी सभी साइड 8 है तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना था। तो आप सब जानते हो, देखो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर घन सेंटीमीटर लगा करके, ये नहीं भी दे तो भी वॉल्यूम हमेशा घन सेंटीमीटर में ही होता है। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो भी इसकी साइड है उसका क्यूब कर दो। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, 8 का क्यूब कर देंगे, बराबर आंसर कितना आएगा 512 घन सेंटीमीटर। ये आपका इस सवाल का आंसर है 512। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, यहाँ पर देखना 52 ताश के पत्ते एक पैक में सभी बादशाहों को हटा दिया गया है। आपने या रेंडमली एक प्रश्न यहाँ से एक निकाला है पत्ता, तो उस पत्ते को चुना जाता है। तो चयनित पत्ता या तो क्या होना चाहिए, लाल या फिर काला, दोनों होना चाहिए, या नहीं लगा दिया इन्होंने, दोनों ही होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता कितनी होने वाली है, देखो आप सबको पता होगा, जो लोग ताश खेलते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि ताश के लिए हम क्या करते हैं, टोटल ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों में यहाँ पर यदि हम काले रंग की बात करें तो काले रंग के कितने होते हैं, टोटल आधे। और यहाँ पर हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग के कितने होते हैं, ये भी आधे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना हर एक जो चीड़ी होती है ना, चीड़ी के कितने होते हैं, तो इसके भी 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद एक ईंट होती है, ईंट के पत्ते कितने होते हैं, जिसको हम डायमंड बोलते हैं, उसके पत्ते कितने होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। उसके बाद पान जो होता है रेड कलर का, उसके भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद जो होता है हुकुम, है ना, हुकुम, जिनको पता है ताश खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, हुकुम के पत्ते भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा टोटल 52 हो जाएंगे, और 52 में से आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने सारे बादशाह निकाल दिए बाहर। तो बादशाह कितने होते हैं, जितने भी बादशाह निकाल दे हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि आपकी प्रायिकता होने कितने वाली है। तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम सब क्या करते हैं, प्रायिकता के लिए एक ही चीज आपके लिए जरूरत होती है कि बटे में तो आ जाएगा टोटल कितनी कंडीशन है। तो टोटल तो यहाँ पर 52 है, और 52 में से ही हम क्या कर रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, तो 52 ही रहेगा टोटली। और ऊपर आपको देखना है कि फेवर में कितने आ रहे हैं आपके, एक पत्ता निकाल रहे हो और वो पत्ता ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर लाल रंग भी आ जाए और काला रंग भी आ जाए। तो डबल रंग वाला पत्ता तो कोई होता ही नहीं पूरे 52 में से, तो डबल रंग वाला एक भी पत्ता नहीं, इसका मतलब हमारे फेवर में कितनी आ रही है, तो 0 आ रही है। आपके अनुकूल तो एक भी राशि नहीं है, या एक भी नंबर ऐसा नहीं आ रहा है जो आपके अनुकूल हो। तो इस आधार पर आप बोल सकते हो कि हमारे अनुकूल कोई भी केस नहीं है, इसलिए हम ऊपर 0 लिखेंगे, बटे में 50 लिखेंगे। तो इस प्रकार आपके इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 0। यदि मान लो वो केवल लाल पूछता, केवल लाल पूछ लेता, तो आपको पता है कि लाल रंग के कितने पत्ते हैं, लाल रंग के कितने पत्ते हैं, तो आपके 26। तो यदि लाल रंग की प्रायिकता पूछता है कि एक पत्ता निकाल रहे हो, बताओ उसका होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप लिखोगे कि हमारे अनुकूल 26 है और टोटल कितने थे, 52 है। इसका मतलब 1/2 हमारे अनुकूल है या फिर इसकी प्रायिकता है। सेम इसी प्रकार यदि वो काले का पूछता तो भी हम निकाल लेते कि ये भी 1/2 आने वाला है, लेकिन ऐसा तो कोई पत्ता है नहीं जो लाल भी हो और काला भी हो, तो इस हिसाब से हमारा अनुकूल कितना आएगा, 0। तो आंसर भी कितना आएगा, 0। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो प्रश्न है ये आपका कल्पित माध्य यानी जो क्लास 10th के सवाल है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सिर्फ इसी एग्जाम में पूछा है, बाकी और कहीं आता नहीं है वैसे। तो यहाँ पर आपने 10वीं क्लास में, भले आप किसी भी संकाय से पढ़े हो, आर्ट्स कॉमर्स, यहाँ पर 10वीं क्लास में आपने एक सारणी बनाई होगी जिसमें आपने लिखा होगा बारंबारता वगैरह लिखे होंगे, वहाँ पर आपने x भी लिखा होगा, f भी लिखा होगा। अब सारी डिटेल यहाँ पर बात नहीं करेंगे हम। और d बराबर लिखा होगा, वहाँ पर आपने x माइनस a लिखा होगा। उसके बाद आपने लिखा होगा कि यदि हम किसका गुणा कर दे, f का और d का गुणा कर दे तो आंसर कितना आने वाला है। और लास्ट में आपने सबको क्या करा होगा, जोड़ा होगा, समेशन। और लास्ट में यहाँ पर आपसे बोला है कि fd की वैल्यू निकालो। जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, समेशन fd1। तो f का और d का गुणा करके, समेशन का मतलब होता है इन सबका सम कितना आने वाला है वो हम जोड़ के बताएंगे कि है कितना। अब देखना यहाँ तो बारंबारता दी हुई नहीं है ना, कोई अंकों की गैप तो दे नहीं रखी है, या फिर कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि इससे इतने नंबर तक होना चाहिए, और ना ही आपको कल्पित माध्य निकालना है, वो भी चीज़ आपको दे दी ऑलरेडी, कितनी है, 48 है। तो देखना यहाँ पर x आप किसको मानोगे, जो भी नंबर वैल्यू दी हुई है उसको, यानी यहाँ पर 36 है, दूसरे नंबर पर 40 है, तीसरे नंबर पर 48 है,
चौथे नंबर पर 50 है और पांचवें नंबर पर 54 है। अब देखना यहाँ पर ए जो है ना, ए आपको मानने की जरूरत नहीं है, ए उन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया कि ए बराबर कितना है 48 है। यदि ए का मान 48 है तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हर बार ए घटाना है, तो ए आपको निकालना नहीं पड़ रहा है। एफ मतलब क्या हो जाएगा, छात्र कितने हैं उनकी संख्या लिख दो यहाँ पर, तो वो आ जाएगा आपका 4, 40 में कितने थे 3, इसमें 5, इसमें 1, इसमें 7। यहाँ से मैंने बस इस सारणी को ऐसे खड़े फॉर्म में लिख दिया है बस। और यदि हम डी निकालना चाहें तो जो एक्स की टेबल है ना, एक्स की टेबल ये वाली, इसमें से आपको 48 माइनस करना है, क्योंकि ए की वैल्यू 48 है। तो यदि मैं यहाँ से 38 में से 36 में से 48 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 12। 40 में से 48 माइनस करेंगे तो माइनस का 8। 48 में से 48 को ही माइनस कर देंगे तो 0। 50 में से 48 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2। 54 में से 48 को माइनस करेंगे तो प्लस का 6। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ और डी वाले का गुणा करना है, तो एफ और डी का गुणा कर दो। तो 12 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 48। 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 या 24, और 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही हो जाता है। और यहाँ पर 6 और 7 कितना आएगा, 42। समेशन का मतलब होता है इन सबको जोड़ लो। यदि मैं इन सबको जोड़ूं तो जोड़ने के बाद आप देखोगे यहाँ पर देखो माइनस का 48 है और प्लस का 42 है, यानी इन दोनों को यदि हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 6। तो ये माइनस का 6 वापस इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30, और माइनस 30 में से प्लस 2 यानी 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर आएगा आपका माइनस 30 में से 2 गया तो माइनस का 28। तो इसका समेशन एफ डी बराबर कितना आएगा, माइनस का 28। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइनस 28। ये ऐसे सारणी बना करके हम हल करते थे इसको। यदि आपको इतना नहीं करना है और सिर्फ रटना चाहते हो कि यदि हम एफ डी या फिर डी और एफ का सम निकालें तो कैसे निकालोगे, तो जो भी आपको ए दिया हुआ है ना, ए की वैल्यू, भले ए यहाँ लिखना भी मत आप, तो ए दिया हुआ है कितना यहाँ पर 48, तो आप क्या करोगे, हर जगह से 48 माइनस कर लो, बस रटना हो तो इसे रट सकते हैं। यहाँ पर हटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, -12, जो वहाँ लिखा है वही मिल रहा है। यहाँ पर मिलेगा आपको -8, -12, -8, यहाँ पर मिलेगा आपको 0, यहाँ पर मिलेगा आपको 2, यहाँ पर मिलेगा आपको 6। अगली बार कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, और गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको -28। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो यहां पर देखना, मानना कि आपको दिया हुआ है कि a बराबर, यानी a की वैल्यू आपको दे दी कि a बराबर दिया है क्या, b प्लस सी। तो आपको निकालना क्या है, ax² प्लस bx माइनस सी बराबर 0। एक मिनट देख लेते हैं क्या है। माना कि a बराबर आपको दिया हुआ है कि b प्लस सी है, तो समीकरण आपको दे रखी थी, ये फॉर्मेट नहीं है, समीकरण ही दे रखी है, तो इसके मूल समान होंगे। ये केस कब होगा ये आपको बताना कि मूल समान कब होते हैं, शून्यक बराबर कब हो जाते हैं। देखो 3 केस होते हैं, या तो मूल समान होते हैं, या फिर कोई भी मूल नहीं मिलता है, या फिर अलग अलग मूल आ जाते हैं। मूल का मतलब आंसर। अब यहाँ आपने देखा होगा कि b² माइनस, यहाँ पर जो कंसेप्ट काम आने वाला है मैं साइड में लिख देता हूँ। यदि आपको b² माइनस 4ac इसकी वैल्यू हमेशा यदि बड़ी मिल जाए, कैसे, 0 से, या एक और केस हो सकता है b² माइनस 4ac ये बराबर मिल जाए 0 के, या ये हो सकता है कि b² माइनस 4ac ये छोटा मिल जाए 0 के। तो तीनों जगह आपको क्या होगा, अलग अलग मूलों का जो रिलेशन मिलने वाला है वो क्या है। यहाँ पर देखना, जो मूल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको अलग भी मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपको, वास्तविक भी मिलेंगे, रियल मिलेंगे, परिमेय और अपरिमेय जो आपने देखा होगा। दूसरे वाले केस में यदि बराबर आ जाता है मान लो, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समान मिल जाएंगे, और क्या होंगे, वो भी वास्तविक होंगे। ठीक है। तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी मूल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। अब देखना इस वाले को हम कैसे हल करेंगे। उन्होंने पहले से बोल दिया है कि आपको मूल जो मिलने वाला है वो मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि मूल समान होंगे तो वो केस कहाँ जाएगा, जो हमने देखा है कि b² माइनस 4ac बराबर किसके होगा, वो तो 0 के होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इस -4ac को उधर भेज दें तो ये भी तो हो सकता है कि b² बराबर किसके आना चाहिए, 4ac के आना चाहिए। तो b² बराबर 4ac के आना चाहिए, और आपको पहले से पता चल गया है कि यहाँ पर तो a का मान और b का मान और c का मान तीनों के बीच में कुछ रिलेशन दिए हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर देखना, जो आपको दिया हुआ है ना a बराबर b प्लस सी, a बराबर b प्लस सी, यहाँ से मैं इस b की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि b इधर बैठा हुआ है। b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, a माइनस सी। तो b की वैल्यू आपको पता चल गई,
लिख दो यहाँ पर a का मान माइनस सी का मान, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 इंटू, अब आपको देखना है इस वाली समीकरण में। तो यहाँ पर आपको देखो जो आपकी ओरिजिनल समीकरण होती है उसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका फॉर्मेट है। इसके हिसाब से देखोगे तो a की जगह तो a ही आ रहा है, b की जगह b ही आ रहा है, c की जगह माइनस सी आ गया है ना, क्योंकि ये तो आपको दी हुई समीकरण है लेकिन ये तो समीकरण का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखना a की जगह हम यदि मान लिखें तो a का मान तो a ही है, तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है, इंटू सी का मान कितना है तो माइनस सी है, तो माइनस सी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो मान लगा दिया हमने, बराबर कितना आ जाएगा तो माइनस 4ac आ जाएगा, ठीक है, ये 4ac है, माइनस 4a और c, ठीक है। अब इसको यदि मैं इधर ले जाकर इसको एक काम करते हैं, इस वाले नंबर को इधर लाते हैं, तो यहाँ पर बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आकर के जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 2ac बराबर कितना है 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ये भी तो फॉर्मेट बन गया, फिर इसका वर्ग सर्वसमीका बन रही है। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि a प्लस सी बराबर भी तो 0 है, तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि a बराबर माइनस सी है, a बराबर माइनस सी है, तो वही तो निकालना था कि a का मान किसके बराबर है, तो a का मान है माइनस सी के बराबर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है तो वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको 2-3 बार देखना और आप वीडियो की स्पीड कम ज़्यादा करके भी इसको देख सकते हो। यदि आपको पसंद आ रहा है तो एक बार इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में शेयर करने के लिए बोला नहीं है, क्योंकि वो सब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी सिर्फ। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पटवारी 2023 का जो लेवल रहेगा वो 2023 का लेवल आंख बंद करके आपको हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और ना ही सिर्फ वह चीज़ पढ़ना है जो आपको पसंद आ रही है, क्योंकि आप सच्चाई से दूर भाग नहीं सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ बस। बाकी सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैथ्स में जो है ओरिजिनलिटी वो जो आपको है दिख रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑफिशियल डेटा आपके पास रहेगा। आप भी व्यापम की वेबसाइट चलाना सीख गए होंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करो और एनालिसिस करो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 होता क्या है, और उसके अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उसका लेवल रहता कितना है। तो हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं मैथ्स के बारे में बता सकता हूँ कि मैथ्स जो है वो इस लेवल की रहने वाली है, संभावना है, क्योंकि ये जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 है 2017 का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम, और अभी चल रहा है 2023, तो कहीं न कहीं लेवल डाउन तो होने वाला है नहीं, होगा तो अप ही होगा। तो हम अप डाउन कुछ भी नहीं सोचते, हम तो इसी को लेकर चल रहे हैं कि 2017 में जो था एक बार उस पैटर्न को पूरा फॉलो कर लें, ठीक है। तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, और यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक यदि आप आ गए हो तो उम्मीद है कि आप आगे तक भी बने रहोगे, तो आपने शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ आपको लिखा है कि a का मान निकालना है कि भैया a का मान होगा क्या, जिसके लिए निकाय के अनंत हल होंगे। अब ये नई समस्या क्या आ गई कि अनंत हल क्या होते हैं। तो देखो ये होता है आपका जो बिल्कुल सिंपल जो इक्वेशन आती है ना, कौन सी इक्वेशन, 2 इक्वेशन होती है, आपने देखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर यदि मान लो 0 मिल जाए, दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मिल जाए। तो ऐसे इक्वेशन में इस प्रकार के फॉर्मेट में आपके पास 3 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि जो आपको मान निकालना है तो यहाँ पर अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं, एक ही जैसा मिलेगा, एक मिलेगा वो अकेला रहेगा। अद्वितीय हल यदि मिल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए यदि a1 बटा a2 की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं आती है, मान लो b1 बटा b2 के, तो आप बोलोगे कि ऐसे इक्वेशन के अद्वितीय हल होने वाले हैं। दूसरा है जो हमसे पूछा है क्या, यदि अनंत हल की पूछ ले तो अनंत हल में कुछ नहीं करना है, जो इनके गुणांक दिए हुए a1 बटा a2 बराबर आ जाएगा b1 बटा b2 के, और बराबर किसके आ जाएगा c1 बटा c2 के, ठीक है। यदि ऐसे केस में आप देख पा रहे हो तो अनंत हल होंगे। उसके अलावा एक भी हल नहीं आ जाए, मतलब कोई भी हल नहीं होगा, तो वहां पर क्या करोगे आप, जहां पर एक मिनट, जहां पर आपको क्या मिल जाए, कोई भी हल नहीं मिले, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 2 तो बराबर रहेंगे, यानी a1 बटा a2 बराबर होगा किसके, b1 बटा b2 के, b1 बटा b2 के, और ये बराबर नहीं आएगा किसके, c1 बटा c2 के। यानी जो सिंगल गुणांक है जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो बराबर नहीं होंगे इन दोनों के साथ। तो ऐसी केस में आपके कोई भी हल नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की इक्वेशन हल नहीं होती है। अब यहाँ पर देखना क्या लिखा हुआ है, ए का मान आपको निकालना है,
और आपको ये बोला गया है कि इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन इन दोनों के हल क्या होना चाहिए, अनंत हल होना चाहिए। और अनंत हल होने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इस प्रकार का मान होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन दी हुई थी 2ax प्लस 6y बराबर कितना लिखा हुआ है, a प्लस 3। दूसरी इक्वेशन आपके पास 3x प्लस ay बराबर कितना है, a है। चलिए देखना यहाँ पर मैंने फॉर्मेट में प्लस C1 लिखाया है, तो आप इस वाले नंबर को इस वाले को इधर लेकर भी आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों के गुणांक एक साथ चेंज होंगे। यहाँ देखना x का गुणांक आ गया है, y का गुणांक आ गया है, और जो अकेला होता है कांस्टेंट वो भी आ चुका है। यानी x के गुणांक से काम था, y के गुणांक से काम था, और जो अकेला था उससे भी काम था। अनंत हल होने के लिए आप क्या करते थे, a1 बटा a2, और a1 की जगह क्या लिखा हुआ है 2a, और a2 की जगह क्या लिखा हुआ है 3, बराबर होगा किसके, तो होगा b1 बटे b2 की जगह, बराबर होगा वो किसके, तो वो होगा आपका c1 बटे c3 की, c1 बटे c2 की जगह। अब देखना यहाँ पर यदि आप इसको इधर लाते ना तो माइनस आता और माइनस कट भी जाता, कोई काम का नहीं हो। जब आपको 3 नंबर बराबर मिल गए तो आप कोई भी 2 नंबर ले लो, मान लेते कि ये वाले लें या ये वाले लें, आपकी जैसी इच्छा वैसा। इन दोनों को हल करेंगे तो ये a जो बटे वाला है वो गुणे में जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2a² बराबर 18। इसका मतलब a² बराबर कितना है 9, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपको 3। तो आंसर कितना मिलेगा इसका 3। इसको यदि हम इन दोनों को लेते तो यहाँ पर क्या बनता आपका 6/a बराबर हो जाता a प्लस 3/a। क्रॉस गुणा करते तो यहाँ से मिलता आपको 6a की वैल्यू मिलती a² प्लस 3a के बराबर। इसका मतलब a² की वैल्यू मिलेगी आपको केवल 3a के बराबर। यहाँ से a से एक a कट जाएगा तो a बराबर कितना मिलेगा आपको केवल 3। तो आप किसी से भी हल कर सकते हो, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको फाइनली 3। मैं इस साइड में जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो आपके इस टाइप के प्रश्नों में काम आने वाली चीज़ें होगी। इस टाइप का कोई भी प्रश्न यदि आ रहा है तो यहाँ पर साइड में लिख दिया जाएगा कि इस वाले चीज़ों को आप फॉलो करके आंसर निकालने की कोशिश करना, आ जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, 3/8 को आपको लिखना है c/d के फॉर्म में, और जहाँ पर d जो है वो 10 की घातांक होना चाहिए, 10 की घात होना चाहिए। तो देखना यहाँ पर सारे ऑप्शन में आपको 10 की घात के रूप में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब इसको कैसे हल किया जाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे ऑप्शन चेक करना है कि 75/10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ पर 375, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यहाँ पर 125 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, यहाँ पर 175 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि अंश बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए था, ये नहीं आएगा। इसको चेक करेंगे तो 25 × 75, 25 चौक 100, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको चेक करते हैं, 25 एकम 25, 12 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचने के बाद 25 से 25 5 125, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, फिर 5 से काटेंगे 5 × 15, 5 8 40, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है 375/1000। तो यह इसका फॉर्म क्या होगा, आंसर सही क्या आएगा आपका 375/10⁻³ आज की इस वीडियो में हमें लग रहा है कि 10 क्वेश्चन ही काफ़ी है। आगे के जो 15 क्वेश्चन बच रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इसको कंटिन्यू करना है क्या। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो आपको यदि अच्छा लगे तभी आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको इसके बारे में जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।